सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। नाज़रीन, कराची में अमन के लिए पाकिस्तान की रेंजर्स, सिंध की पुलिस, यहाँ की सियासी जमातें, यहाँ की हुकूमतें तमाम तर अपनी कोशिशों में जारी रहे। कराची आज से 4 साल पहले शायद इस शहर के बारे में सोचते हुए या बोलते हुए ये कहा जाता था कि शायद जो जाएगा वो वापस नहीं आ पाएगा। यहाँ पर जिस किस्म की अफरा तफरी का समा था उससे निकलकर कराची के लोगों ने उसी कराची को फिर से कायम दायम किया कि कराची रोशनियों का शहर है, कराची बड़े दिल का शहर है और कराची के अंदर उसी तरह से अमन कायम हुआ। लेकिन वक्तन फ़वक्तन बड़े और छोटे वाक़यात होते रहे, भागते हुए कमज़ोर होते हुए दुश्मन अपना वार करते रहे। लेकिन अब की बार गुज़श्ता 6 हफ्तों में कुछ 6 बड़े वाक़यात हुए जिसका जिक्र आज वज़ीर आला सिंध ने भी किया। इन 6 वाक़यात में सियासी जमातों को भी और चीनी कौंसल खाने को भी और मुख्तलिफ जगहों पर टारगेट करने की कोशिश भी की गई। गुज़श्ता रोज़ एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ रुकने असम्बली और हमारे दोस्त एक सियासी लीडर, बड़ी कराची की एक वोकल और मुस्बत आवाज़ अली रज़ा आब्दी साहब के घर के बाहर फायरिंग की गई और उसके बाद वो जाँ बहक हो गए। और ये इससे पहले भी PSP के कुछ अरकान पर फायरिंग की गई। चंद ही दिन पहले उनकी वहाँ पर हलाकत हुई, जाँ बहक हुए। उसके बाद उनकी नमाज जनाजा। अभी गम था कराची में और दूसरा ये भी मामला हो गया है। क्या वजह है? कराची में इस वक्त जिस किस्म की सूरत हाल बन रही है कि पूरी पाकिस्तान में CPAC के मामलात बढ़ रहे हैं, कराची हब बन रहा है, कराची में रोशनियाँ लौट रही हैं, तमाम सियासी जमातें, यहाँ की पुलिस, यहाँ की हुकूमत और सबसे बढ़कर पाकिस्तान रेंजर्स, सिक्योरिटी इदारे वो मिलकर कराची को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस किस्म की जो नागहानी वाक़यात हैं उसकी अजाफ़ा क्यों हो रहा है और इसका सद्देबाब कैसा होगा, हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सलाउद्दीन शेख साहब, मुत्तहिदा के रहनुमा। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजीम मेमन साहब हमें ज्वाइन किया है, पाक सरज़मीन पार्टी के रहनुमा हैं। मेमन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं राना ताहिर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। राना साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं सलाउद्दीन शेख साहब आपसे जानूँगा, आपकी जमात हो, दीगर सियासी जमातें हों, तमाम सियासी इख्तलाफात के बावजूद कराची के लिए हमने देखा गुज़श्ता 3.5 से 4 साल में बड़ी मेहनत के साथ चीज़ें आगे बढ़ी और बेहतर हुई। लेकिन कुछ वाक़यात इक्का दुक्का पहले भी होते रहे। अब एक बड़े और वोकल आदमी को टारगेट इस तरह से किया गया। समझते कि कराची में ये सिर्फ टारगेट का मामला है या कहीं खुदा न खास्ता कराची के अमन को फिर किसी की नज़र लग गई है? यकीनन ये एक ऐसा सदमा है जो हमारी पार्टी के लिए, हम सब के लिए, एक ऐसा साथी जो हमसे बिछड़ गया, एक ऐसा अजीम सियासी कारकुन जिसने हमेशा हक और सच की आवाज़ बुलंद की और हमेशा उसने जो है कभी किसी से जो है कोई कंट्रोवर्सी नहीं की, बहुत सॉफ्ट स्पोकन था और जिस तरह उसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी और हमेशा उसने यही कहता रहा कि ये शहर जो है हमारा है और ये शहर जो है हमेशा पूरा अमन रहना चाहिए, इस शहर के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। उसने बड़ी जो है फराख दिली का मुजाहरा किया हमेशा और कभी भी उसने किसी भी सियासी पार्टी से, चाहे वो जो अदर पार्टीज हैं, मुखालफीन हैं, कभी उसने किसी से जो है ज़्यादा ऐसी बहसबाजी भी नहीं की कभी। यकीनन वो दलाइल के साथ जो है अपना मौक़िफ़ ज़रूर पेश करता रहा और इसी वजह से आज उसके जितने भी चाहने वाले, मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह सबने आज तस्वीर में भी सब पहुँचे और जिसने अपने ख्यालात का इजहार किया, उन सबको बहुत ज़्यादा जो गम और दर्द और जो उनके पास अल्फाज थे उन्होंने अदा किए इस ऐसे साथी के लिए जो आज
हमारे दरमियान नहीं रहा। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जा अता फरमाए, उसकी मग़फ़िरत फरमाए। खासतौर पे उनके वालिदैन को, उनके बीवी बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। जहाँ तक आपका जो सवाल है वो यकीनन ये लम्हे फ़िक्रिया है उन लोगों के लिए भी जो ये समझते हैं कि अब हालात जो हैं कराची के पुरअमन हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक हमारे अंदर फेयर हमेशा रहा है कि चीज़ें आर्टिफिशियल हो रही हैं कराची के अंदर, ख़ास तौर पे कि यहाँ पर हमारे ऊपर तो खैर एक अर्से से ऑपरेशन की जद में हम सब तमाम, और उस ऑपरेशन की जद में भी जो किलिंग्स हुई हैं वो भी आप सबके सामने है, और बहुत सारे साथियों की शहादतें हुई। इस वक्त हमारे काफ़ी साथी जो हैं वो लापता भी हैं, उनकी फैमिलियों को भी हम जवाब दें। तमाम ये जितने भी हालात आप देख रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि कराची के अंदर कराची पुरसुकून रहे, पुरअमन रहे, एक इकनॉमिक हब है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का एक ऐसा हिस्सा जिससे पाकिस्तान का इंजन चलता है, तो यकीनन ये इंजन रवा दवा रहे और पूरा पाकिस्तान इससे मुस्तफीद रहे। कराची वसी तर, कराची जिस तरह एक समंदर की तरह वसी है, उसका दिल भी इसी तरह है। मैं समझता हूँ कि हर शख्स इससे फ़ायदे उठाता है, लेकिन कभी इसको ओन नहीं करता। यहाँ के हालात, यहाँ के रिहेबिलिटेशन वर्क में कभी तवज्जो नहीं देगी। यहाँ पर अब सेंसस मर्दमशुमारी, लेकिन मैं जिस एरा का जिक्र कर रहा हूँ शेख साहब, ये हमने इलेक्शंस के दिनों में भी आपसे बात हुई, उससे पहले भी हम ये देख रहे थे। मुझे बड़ी एक बात की बड़ी खुशी हो रही थी कि तमाम सियासी जमातें बहरहाल कराची में अपने तय जितना मैंडेट या जो सोच है उसमें मुस्बत ज़रूर नज़र आ रही थी। वो कर रही थी या नहीं कर रही थी, मुस्बत ज़रूर थी। फिर इस तरह से दीगर इदारे थे वो मुस्बत, तो उसी वजह से बड़े मैंडेट, छोटे मैंडेट, तमाम सियासी जमातों की वजह से आज कराची में बहुत बेहतरी है, जो 2013 और 14 तक हम शायद उसका वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। अजीम मेमन साहब से मेमन साहब, सियासी वर्कर्स की हैसियत से, सियासी लीडरान की हैसियत से आपका, आबदी साहब का भी एक ताल्लुक़ है, कराची के बेटों की हैसियत से आप भी यंग, और आबदी साहब के भी बड़े यंग और बड़े वोकल आदमी थे। इससे पहले चंद दिन पहले PSP के कुछ रहनुमाओं पर फायरिंग हुई, उनकी शहादत हुई, और आज हम अली रज़ा आबदी साहब को सपुर्द खाक करके आए। ये कराची के खुदा न खास्ता को अमन को ऐसा कुछ झटका है, आप समझते हैं कि वाक़यात हैं? लेकिन कराची की एक चीज़ जो मैंने देखी, मैं चाहूँगा मैं कमेंट ज़रूर कर लूँ, कराची के लोगों में खौफ नहीं था इस वाक़े के बाद, दोनों वाक़यात के बाद, बल्कि गुस्सा था। जो वो खौफ की फ़िज़ा थी वो छटी, लेकिन गुस्सा ज़रूर था। तो ये क्या आपके जमात टारगेट, फिर अब रज़ा आबदी साहब टारगेट, आपको क्या लगता है इसकी वजूहत? देखें, सबसे पहले तो मैं ये बात कर दूं आपसे कि आज से 2 दिन पहले PSP के 2 कारकुनान की शहादत हुई जी। और आज फिर एक अजीम सहानिया, एक अजीम नौजवान लीडर, उनकी शहादत का वाक़या, अल्लाह अली रज़ा आबदी को अपने जवाहर रहमत में जगह अता फ़रमाए। असल में देखें, जैसा कि आपने बात की कि लोगों में गुस्सा है, तो इस गुस्से की बुनियादी वजह की तरफ हमें जाना होगा। इफ़ एंड बट की सियासत नहीं चलेगी, आए शाएँ की सियासत अब नहीं चलेगी। चूँकि देखिए, बात करनी है तो मैं समझता हूँ कि पुख्ता बात करनी पड़ेगी, और हमें उन हक़ाइक़ की तरफ जाना होगा जो दर हकीकत इस शहर को पस्ती की तरफ धकेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ बुनियादी तौर पे कि हमें ये देखना होगा कि इस शहर का स्टेक किसके पास है, इस शहर का स्टेक किसके पास रहा, और अब वो सियासी क़ुव्वतें जो आवाम रोटी कपड़ा मकान और लिसानियत के नाम पर वोट लेकर आगे बढ़ी हैं और आगे जाना चाहती हैं, बुनियादी तौर पे उन्होंने शहर को क्या दिया। देखिए, ये एक सवालिया निशान है। और मैं समझता हूँ कि सैयद सलाउद्दीन साहब या शेख सलाउद्दीन साहब इतने सीनियर एक रहनुमा यहाँ बैठे हुए हैं, तो मेरा सवाल तो उनसे ये बनता है कि वो ये बताएं कि 30 साल में उन्होंने ऐसे क्या इक़दाम किए, उनकी पार्टी MQM ने ऐसे क्या इक़दाम किए जिसके नतीजे में कराची को कुछ डिलीवर किया हो। मैं समझता हूँ इतनी ज़्यादा नाकामी और इतना ज़्यादा जो महाजिर के नाम पे लोगों के साथ यूज़ किया गया, मुझे बड़ा दुख है। मैं अली रज़ा आबदी का मैं अफसोस आपको बता नहीं सकता कि मैं किस तरीके से देख रहा हूँ कराची को। आपको पता है, एक बात मैं आपको आज बता दूँ, लोग समझते हैं कि कराची का मसला बेरोज़गारी है, लोग समझते हैं कि कराची का मसला लोड शेडिंग है, लोग समझते हैं कि कराची का मसला पानी है। मैं आज लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि असल में इन तमाम मसाइल की जड़ क्या है।
और उन मसाइल की जड़ है कि हमारे शहर में, हमारे सूबे में और हमारे इस मुल्क में लीडरशिप का फुकदान। सही। और अली रज़ा आब्दी को मैं उसी ही इस चीज़ का एक अलमिया करार देता हूँ कि आज आपके मुल्क में एक नौजवान क़यादत के तौर पे एक शख्स मौजूद था, और मैं समझता हूँ कि वो हमारा शहर फिर एक लीडर से महरूम हो गया। और हम इस वक्त जो मेहनत कर रहे हैं, आज मुस्तफ़ा कमाल की सरबराही में जो हम मेहनत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक नई लीडरशिप की इस शहर को ज़रूरत है। फ्लॉप हो गए वो सारे लोग जिन्होंने इस शहर के नाम पे, इस कौम के नाम पे लोगों को इकट्ठा करके 30 साल सियासत की, वो मैं समझता हूँ नाकाम हो गए। अली रज़ा आब्दी के मैसेज को आगे पहुंचाने की जरूरत है, नौजवानों को आगे लाने की जरूरत है। अच्छा मेमन साहब, मैं राना ताहिर साहब को भी, सीनियर सहाफ़ी, उनको भी मैं शामिल गुफ्तगू कर लूँ, फिर उसके बाद जो आपने सवाल उठाया है मैं चाहूँगा शेख साहब से उसका जवाब भी जाने। राना साहब, मैं आज स्टूडियो में बैठा हूँ, अमूमन इसमें हम प्रोग्राम नहीं कर रहे होते, लेकिन इसी स्टूडियो में कोई लास्ट एक सेल्फ़ी बनाई हमने अली रज़ा आब्दी साहब के साथ बैठे हुए, तो उन्होंने एक जुमला बोला। वो जुमला मैंने आज सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उनके दोस्तों में देखा। उन्होंने कहा कि यार जिस काम में मैं हूँ, यानी कि सियासत में, मुझे लगता है कि किसी सड़क पे मैं मारा जाऊँगा और फिर मुदस्सिर तुम्हें ये ख़बर मिलेगी। तो मैंने कहा यार आप बहुत अच्छे और रोशन चेहरे वाले इंसान हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ये चंद दिन पहले की बात मैं कर रहा हूँ। अब सूरत हाल ये कि आज वो ख़बर आई है। ये पाकिस्तान के अंदर सियासत है जिससे चीज़ें चल सकती हैं, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है जिससे चीज़ें चल सकती हैं, लेकिन इस तरह से किसी का टारगेट हो जाना यकीनन एक गम है, गुस्सा है, दुख है। तो ये आपको लगता है कराची कहीं खुदा न खास्ता वापस उसी जानिब जाने की खाके में बदन, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि उस जानिब तो कहीं नहीं जा रहा राना साहब? जी मुदस्सिर, देखें बात यह है कि अली रज़ा आब्दी पाकिस्तान की सियासत में एक नहायत मतवाज़न आवाज़ थी। वो बड़े मंजे हुए एक नौजवान सियासतदान थे। उनकी शहादत यकीनन एक बहुत बड़ा अलमिया है। इससे पहले जैसे आपने भी बताया कि पाक सरजमीन पार्टी के 2 कारकुनों को भी शहीद किया गया। ये वाक़यात बहुत ही अफसोसनाक हैं। असल इसकी जो आपने बात की कि कहीं कराची के अमन को ख़राब करने की तरफ तो नहीं ले जाया जा रहा। बात यह है मुदस्सिर के ये वाक़यात जो हैं, ये वो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं जो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं, जिन्हें इस्तेहकाम बारा नहीं खाता। ये अनासर कौन हैं? आपने कहा कि जी हुकूमत ने भी कोशिश की, पुलिस ने भी, सारों ने। देखें यहाँ पे मैं थोड़ी सी अर्ज़ करूँगा कि सिंध हुकूमत जो है उसको अगर अपनी मार धाड़, माली मार धाड़ से फुर्सत हो तो वो इन मसाइल की तरफ तवज्जो दे। अभी जो JIT की रिपोर्ट आई है वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि इस हुकूमत की लॉ एंड आर्डर पर कितनी नज़र हो सकती है। जो इस किस्म के मालियाती जराइम में मुलव्वस हुक्मरान हों, उनसे तवक्को कैसे की जा सकती है कि वो लॉ एंड आर्डर पर तवज्जो देंगे? वो तो खुद जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती कर रहे होंगे। उन्हें अपने ये मालियाती वज़ीर-ए-आला साहब ने खुद ये बात की कि 6 हफ्तों में 6 बड़े वाक़यात हुए, दहशतगर्द इकट्ठे हो रहे हैं और हम खामोश बैठेंगे। वज़ीर-ए-आला साहब के जुमले हैं आज जो उन्होंने इजलास किया, तो वो तो खुद इस बेबसी की बात कर रहे हैं। मुदस्सिर, बात ये है कि वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब जो हैं वो खुद JIT रिपोर्ट जो है ना, उसमें खुद मुराद अली शाह साहब का भी बड़ा किरदार है। अब आप देखें कि जिस सूबे को ऐसा वज़ीर आला मिला हुआ हो जिनका ज़िम्मा उनकी क़यादत ने ये लगाया हुआ हो कि आपने हमारे लिए माल इकट्ठा करना है, तो अब वक्त आ गया है कि हमारी सियासी जमातें, हमारी कौमी क़यादत, हमारे हुक्मरान ये सोचें कि मसलहत को बालाए ताक रखें। कभी आप मसलहत की बुनियाद पर शहबाज शरीफ साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना देते हैं, कभी आप सिंध में आंखें बंद करें। जब आपको पता है कि सिंध में क्या हो रहा है, तो मुदस्सिर इससे आंखें बंद करनी कि जी जमहूरियत चलेगी। ऐसी जमहूरियत क्या, कौन सी, क्या ये जमहूरियत है कि लोग गुंडागर्दी करके अपने सियासी इक़्तिदार को इस्तेमाल करते हुए माल बनाएं? ये जब 27 दिसंबर, मेरी अर्ज सुन लें, 27 दिसंबर जब आती है, ये शुरू हो जाते हैं कि जी कभी अपना इनको अगर अदालतें इनका बुलाएं तो ये भुट्टो के रेफरेंस का हवाला देना शुरू कर देते हैं कि भाई भुट्टो साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके साथी मुल्ज़मान जो थे वो भी चले गए, गवाहान भी चले गए, उनमें बहुत सारे जज साहबान भी चले गए। तो अब ये अगर आपने करना है
तो फिर मुर्तजा भुट्टो का कत्ल भी खुलवाए। बिल्कुल ठीक है, आपका बड़ा एक वैलिड पॉइंट है कि जिसकी मेरी यार सुने, फिर बेनजीर भुट्टो की शहादत जो है उसकी भी असर नौ तफ्तीश होनी चाहिए। मैं उस पॉइंट पर राणा साहब के जो आपने कहा कि सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी से वो पूरा नहीं कर पाए हैं। 10 साल से उनकी हुकूमत, 11वां साल इसका आगाज हो गया है, अगर वो पूरा नहीं कर पाए तो सवाल तो बहरहाल उठता है। लेकिन सलाउद्दीन शेख साहब, मेमन साहब कह रहे हैं कि जिम्मेदारी आप पर भी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर भी है। मैंडेट इस शहर का 40 साल से आपके पास आया वक्तन फवक्तन किसी न किसी सूरत के अंदर, तो जिम्मेदारी आप भी कि आपने क्या किया फिर? देखिए मुदस्सिर साहब, बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर भी आई होती हैं यकीनन, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है जो जिसके पास हुकूमत होती है, जो हुक्मरान होते हैं। अभी इससे कबल अजीम मेमन साहब ने फरमाया कि जो लीडरशिप का फुकदान है, यकीनन इस वक्त पूरे पाकिस्तान का जो मसला है वो इसी तरह है कि अगर हम ये देखें कि जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह बहुत कम अरसे तक रहे, फिर उसके बाद लियाकत अली खान आए, वो भी कम अरसे रहे, और हमारे अकाबरीन आए, लेकिन इतना वो कभी भी इसको एक रोड मैप बन नहीं सका पाकिस्तान का जो लीडरशिप बनाती है। जैसे रिफॉर्म्स होते हैं इंडिया के अंदर, ये हुआ कि बहुत सारे रिफॉर्म्स बन गए जहाँ पर फिर किसी को इस तरफ जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो खराबियाँ हैं, जैसे हम फ्यूडल लॉट्स कहते हैं या हम लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जहाँ पर हमें आज़ादी के बाद फौरी तौर पर ऐसे रिफॉर्म्स नहीं हो सके जिस पर एक ट्रैक लाइन बन जाती, पाकिस्तान एक ट्रैक पे चढ़ जाता। बदकिस्मती से हमें जो है बड़ा गैप होने के बाद फिर आइन बना, आइन के बाद भी जो है मामला ऐसे रहे कि माशाल्लाह और दीगर जो मामला चलते रहे, उसकी वजह से। लेकिन शेख साहब, ये तो है कि आपके पास तो एक लीडर था, आपकी जमात के पास, आप वो लीडरशिप के साथ वो चलते रहे अपने हकूक के लिए, अपने मामलात के लिए, मुख्तलिफ हुकूमतों का भी आप हिस्सा रहे, तो फिर कराची का सबसे बड़ी जिम्मेदारी फिर आप पर भी होती थी, क्योंकि मैंडेट सबसे ज्यादा आपको मिल रहा था, सबसे बड़े शहर और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे शहर के भी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मेरे साथ बात यह है कि हम कानून साजी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो मेजोरिटी होती है वो 2/3 मेजोरिटी नहीं होती। हम अपने हुकूक के लिए जो हम आज से 35 साल कबल जब उठे थे, तो हमारा मकसद यही था कि हम इस शहर को भी, अपने लोगों को भी एम्पावर कर सकें, लेकिन बदकिस्मती से वो मामला नहीं हो सके। देखें, अगर ईमानदारी के साथ देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ हमें 5 साल का वक्त ऐसा मिला पूरी हुकूमतों में, जिसमें 2005 से 2009 तक, जिसमें हमारे पास गवर्नर भी थे, जिसमें हमारे पास सिटी गवर्नमेंट भी थी, जिसमें हमारे पास सूबाई मिनिस्टर भी थे, जिसमें हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट भी थी, और उस वक्त भी हमें जो सपोर्ट मिली वो भी परवेज मुशर्रफ की वजह से मिली कि उस वक्त के सदर जो है वो जनरल परवेज मुशर्रफ थे। उन्होंने जो है हमें फाइनेंशियल बैक जो हमें सपोर्ट चाहिए थी वो सपोर्ट पूरी दी। तो कराची शहर बड़ी लॉजिकल सी ये बात जरूर है कि ठीक है आप लेजिस्लेशन या वो नहीं कर सके, इख्तियार उस तरह से आपके पास नहीं, मैंडेट जरूर था, लेकिन अजीम मेमन साहब आपके पास तो इस वक्त मैंडेट भी नहीं है, असम्बली के अंदर आपकी नुमाइंदगी भी नहीं है, तो इख्तियार भी नहीं है, तो फिर आप सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल साहब की लीडरशिप को लेकर शहर तो तब्दील नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया कि आप पीएसपी का आज कहाँ खड़ी है। देखें, सबसे बेहतर स्टैंड आज पीएसपी ने एज ए अपोजिशन लिया है एमकेएम गवर्नमेंट में, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में, पीटीआई गवर्नमेंट में। मुझे बताएं कि कौन इस कराची को देखेगा और कौन इनके नाजायज़ इक़दाम की अपोजिशन करेगा। आज पीएसपी ने यह बेड़ा उठाया है कि एक बेहतर अपोजिशन करने के लिए इस शहर में मौजूद है, लोगों की हुकूक की आवाज़ बुलंद करने के लिए इस शहर में मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग शाना बशाना और जोक दर जोक पीएसपी में शामिल हो रहे हैं। और मैं तो हैरान हूँ कि ये जो 2 अभी शहादतें हमारी हुई हैं, लोगों को पता नहीं किस बात का खौफ है। अभी हमने पिछले दिनों साउथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और वर्कर कन्वेंशन किए हैं। लोगों का रुझान देख के मुझे लगता है कि लोग खाइफ हैं पीएसपी से, कि लोग जोक दर जोक पीएसपी की तरफ आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, बात दरअसल सर ये तो इलेक्शन से पहले भी आप बात हो रही थी कि जॉक दर जॉक वाला मामला, लेकिन उससे चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ नज़र आई हैं, लोगों को कुछ और लग रहा था, नताइज आए कुछ बड़ी मुख्तलिफ सी चीज़ें हो गई। नहीं, देखें, बात मैं तो आज की बात कर रहा हूँ। सही, आज मुझे एक पार्टी को आप बता दें जिसमें लोग शमूलियत कर रहे हो, पीएसपी के अलावा आप मुझे बताएं जो नौजवानों के लिए प्लेटफार्म हो। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अच्छा बुनियादी वजह क्या है कि लोग पीएसपी की तरफ आ रहे हैं। देखिए, सियासी मेच्योरिटी की ज़रूरत है।
इतनी बड़ी MQM इतनी श्रिंक हो गई, और उसके बाद जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है और आज की डेट में भी इतनी इनमेच्योरिटी। आप यकीन करें कि PSP जब बनी और PSP जब बनाई गई तो आप यकीन करें तमाम लोगों को साथ लेकर चलने के लिए प्लान बनाया गया। फारूक सत्तार ने 6 महीने PSP के ज़ाया किए कि वो कभी बादराबाद, कभी PSP, कभी PIB। कई मीटिंग्स हमने की कि नहीं यार, हम तमाम शहर के लोगों को इकट्ठा लेके चलना चाहते हैं, तमाम लीडरान को इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि इस शहर के मसाइल हल हों। लेकिन PSP के बाद 6 महीने दर पे चक्कर लगाने के बाद आखिर वही कि अपनी सीटें जीतने के लिए, अपने जाती मफादात के लिए, फारूक सत्तार जैसे, मैं अपनी बात कंप्लीट कर, प्लीज लेट मी कंप्लीट। जी 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 सर, सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है। मैं ये कह रहा हूँ कि फारूक सत्तार जैसे सीनियर पॉलिटिशियन ने जिस तरीके से इन मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है, मैं हैरान हूँ कि वो 2 साल से भटक रहे हैं और लोगों ने खैर उन्होंने मुस्तरद कर दिया। लेकिन आज आप ये देखें मैं आपको बताऊँ लीडर क्या होता है। मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। देखिए, मुस्तफ़ा कमाल आए, उन्होंने एक ही बात पे स्टैंड लिया, अब इलेक्शन जीते या हारे हम वहीं खड़े हैं। हमने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारा लगने के बाद PSP बनाई। ये बड़ा पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है कि PSP क्यों बनी। अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा ना लगता है शहर के अंदर, यकीन करें PSP नहीं। मैं सिर्फ एक कमेंट जरूर आपके बात के लीडर आप वहीं पर जरूर खड़े हैं। मैं ये बात, लीडर आप मतलब मुस्तफ़ा कमाल साहब एक बड़े आदमी हैं, मेयर रहे हैं, बड़ा काम किया है, लेकिन सर उस लीडर के लिए वोट लेकर असेंबली में जाना ज़रूरी है, तभी जाकर आप कुछ चेंज कर सकते हैं। बाहर सड़कों पर आप अपोजिशन को उस तरह से कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ नारे हो सकते हैं, प्रोटेस्ट हो सकता है, तवज्जो हो सकती है, या मीडिया उसको हाइप क्रिएट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप जो है वो उस तरह चीज़ों को तब्दील नहीं कर सकते। हमारी तो दुआ है कि अगले आने वाला जो शहर का उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी आप हाल से ज़रूर। बहुत शुक्रिया अजीम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। सलाउद्दीन शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया। अली रज़ा आब्दी साहब की शहादत, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फिर बात करेंगे कि नैब के चेयरमैन क्यों कह रहे हैं कि धमकियों से नैब को नहीं डराया जा सकता, और हमजा शहबाज इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। नैब से मुतल्लिका 2 बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो नैब चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा में आज पहुंचे, वहाँ पर उन्होंने बात की कि तमाम जो केसेस हैं खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने जो बात की वो ये थी कि धमकियों के ज़रिए नैब को खामोश नहीं कराया जा सकता। ये धमका कौन रहा है, बहरहाल बड़ा अहम सवाल है। और साथ ही साथ दूसरी जो खबर है वो है पंजाब में, जब अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज आज नैब में पेशी के बाद आए तो उन्होंने कहा कि जो इमरान खान नियाजी साहब की हुकूमत है उनको इंतकाम बहुत महंगा पड़ेगा उनकी हुकूमत को। इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फरदौस शमीम नकवी साहब और राना ताहिर साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे जानूँगा सर नकवी साहब, ये आपकी हुकूमत क्यों इंतकाम ले रही है और फिर इंतकाम पर वो कह रहे हैं कि बहुत महंगा पड़ेगा? बात सारी ये है कि खिजरा के इंतकाम किसको कहते हैं। एहतसाब को अगर ये इंतकाम कहते हैं तो मेरी समझ से ज़्यादातर है। मैं तो ये कहता हूँ कि इस वक्त ये जो JIT की रिपोर्ट आई है आसिफ जरदारी साहब के, किन लोगों के हवाले करें जिसके बाद आसिफ जरदारी साहब कहेंगे ये इंतकाम नहीं एहतसाब। बात ये कि इस जुडिशरी पे इनको एतबार नहीं, फौज तो ये मुलविस कहते हैं, किस पे इनको एतबार है? चोरी इस मुल्क में होती है, करप्शन इस मुल्क में मौजूद है। फॉर्मूला तरीक़ाकार ये लोग बता दें कि जी अगर आप इस तरह करेंगे, ये तो चाहते हैं इनके तमाम शहबाज शरीफ के साथ तमाम फैसले नवाज शरीफ कर ले और नवाज शरीफ के तमाम फैसले शहबाज शरीफ कर ले। अगर इसको एहतसाब कैसे है तो मैं तो ऐसे एहतसाब को नहीं मानता। मैं कहता हूँ चलो बाहर के जज ले आओ दुनिया भर के, उनसे करवा देते हैं एहतसाब, तो उनके सामने रख देते। बताओ तो ना, तुम ये कहना कि ये इंतकाम हो रहा है। भाई यार करप्शन हो रही थी, हो रही है, उसको रोकने की पूरी कोशिश है। मुल्क लुट चुका है, मुल्क का दिवालिया कर दिया इन लोगों ने। हमें वो तरीका कार बता दे, वो कौन सा एहतसाब का तरीका होगा जिसके ऊपर ये राजी होंगे कि हाँ ये असली एहतसाब है और इसमें इंतकाम नहीं है। हम तो अभी भी कहते हैं अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो। वो मंशा बॉम्ब
पकड़े गए, पीटीआई ने कोई शोर नहीं मचाया। जहांगीर तरीन साहब को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, हमने कोई शोर नहीं मचाया। हमने अलीमा खान पर फाइन लग गया, हमारा उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, इमरान खान की बहन होंगी, उस पर भी कोई शोर नहीं मचा। किस चीज के ऊपर शोर मचाती है पीटीआई जब कोर्ट फैसला करती है? इनकी तरह क्या, मुझे क्यों निकाला? सही, चले ये फिर बात कर लेते हैं। शेख रोहेल असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब, क्या आपके वक्त का ये कहा जा रहा है, फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे हैं कि हम तो किसी भी मामले पे शोर नहीं बचा रहे, आप एहतसाब को इंतकाम कही जा रहे हैं, क्यों सर? शेख रोहेल असगर साहब, आप सुन सकते हैं सर? हम राब्ता करते हैं दोबारा से शेख रोहेल असगर साहब से, बात करते हैं, उनका मौक़िफ़ जानते हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून का। लेकिन जो बात इस वक्त ये हो रही कि इंतकाम के हवाले से, लेकिन राना ताहिर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, बार बार एक अब निशाना, कल की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, आज की मुख्तलिफ रहनुमाओं की गुफ्तगू देखी, एक तो कुछ वज़रा पर तनकीद करें, दूसरा वो अलीमा खान साहिबा के हवाले से बहुत ज़्यादा बात करें कि इमरान खान साहब अपनी बहन के एहतसाब के हवाले से तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, तो चीज़ें उनकी निकलवाते, तो ये खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की क्रेडिबिलिटी बेहतर ना होती कि अगर अलीमा खान साहिबा के हवाले से भी बात होती? राना साहब, कि अलीमा खान का केस जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के और मरियम नवाज साहिबा के केस से बहुत मुख्तलिफ है। अलीमा खान साहिबा ने अपनी मनी ट्रेल बता दी, उस पर कानून के मुताबिक उन्हें फ़ाइन कर दिया गया। ये तो अभी तक अपनी मनी ट्रेल नहीं दे रहे, ये तो बता ही नहीं रहे कि पैसा कहाँ से आया। इस पे राना साहब बात करते, शेख रोहेल असगर साहब लाइन पे हैं इस वक्त। शेख साहब, बात हो रही कि एहतसाब को आप इंतकाम कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हवाले से कुछ होता है, वो तो अदालत के फैसलों को तस्लीम कर रहे हैं, आप शोर मचा रहे हैं, क्यों? बात यह है कि ये बातें बनानी तो हर किसी को आती हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आती, जब आप कुछ कह रहे होते हैं तो आपको ये भी ख्याल नहीं होता कि आप क्या कह रहे हैं। मतलब ये कह देना, इस तरह कह देना कि अब मुझे ये कोई किसी शख्स से, किसी बच्चे से, स्कूल गोइंग किड से आप पूछे ना कि फाइन किस बात पे होता है, यानी कि आपने कोई काम गलत किया, एक काम मैं गलत करता हूँ मुझे फाइन के साथ सजा भी होती है, एक काम आप गलत करते हैं आपको सिर्फ कहते हैं नहीं आप फाइन नहीं देते, आप बस ठीक है, आपकी ऑफशोर कंपनी नहीं, आपने चलिए आप कोई बात नहीं, आप भूल गए थे, आपने याद नहीं की, मेरी ऑफशोर कंपनी में मुझे आप सजा दे देते हैं, मुझे आप नाहिल कर देते हैं। दूसरे की ऑफशोर कंपनी भी है, वो बात मान भी रहा है, मेरी ऑफशोर कंपनी है, इलीगल ऑफशोर कंपनी है, आप नहीं, आप रहने दें, आपको मेरा ख्याल शर्त याद नहीं रहा। आपने अपना ये कह दिया जी कि ये पैसा मेरा, मैं इतना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया, इतना बैंक से किया, ना बैंक की ट्रांजेक्शन आई, ना आप बैंक के यहाँ से पैसा किस तरह लेके गए, वो ट्रांजेक्शन सामने आई। मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता। अब ये बातें सारी चीजें हो गई, मेरी नजर में इनमें चीजें हो गई हैं। अब कहने की जरूरत नहीं है किसी को, अब सबको, अब हम कोई राह नहीं है, अब हर चीज सारी यहाँ हो गई है कि आप जो करेंगे आप गलत करें, आपका गलत भी ठीक है, मेरा ठीक भी गलत है, तो मुझे इसमें बहस में पढ़ना ही नहीं है। ये वक्त साबित करेगा, आने वाला वक्त साबित करेगा कि कौन किस तरह कह रहा था, कौन किस तरह ठीक कह रहा था, कौन गलत कह रहा था, कौन ठीक है, ये हिस्टोरी साबित करेगा। मैं ये कह दूं, मैं ऑब्वियसली मैं अपनी बात पर स्टैंड करूंगा, मैं तो कहूंगा मैंने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन आप स्टैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए मियां नवाज शरीफ साहब जब नाम आता है तो उनका उस ऑफशोर कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं था, उनका किसी बिजनेस के साथ कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन गुनाहगार ठहरे इसलिए कि वो मियां नवाज शरीफ साहब है। आप गुनाहगार इसलिए ठहरे कि आप इमरान खान है, आप इमरान खान ही नहीं है, आपके पीछे जो लोग हैं वो बड़े ताकतवर हैं, आप तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो लोग आपके पीछे ताकतवर हैं वो आपको प्रेशराइज करते हैं। और चूंकि मियां नवाज शरीफ मातूब है इस वक्त, तो आप लिहाजा वो उनके हर अच्छा काम भी आपको बुरा नजर आएगा, आपको उनके अंदर बुराइयां नजर आएंगी, अपनी सारी अच्छाइयां नजर आएंगी, आपको अलीम खान भी अच्छा नजर आएगा, आपको जंगीर तरीन भी अच्छा नजर आएगा, आपको अलीमा खान भी अच्छी नजर आएगी, आपको इमरान भी अच्छा नजर आएगा, आपको परवेज खट्टर भी अच्छा नजर आएगा, आपको सब अच्छा ही अच्छा नजर आएगा। ये जब वक्त बदलेगा फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा क्या था और बुरा क्या था। और वक्त बदलते इस मुल्क में, मैंने इतनी सियासत में हमेशा ये देखा, ऑब्जर्व किया कि इस मुल्क में मेरी इतनी सियासत में वक्त बदलते हुए देर नहीं होती।
आप रात को MLA बन के सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो आपकी तख्ती उतर की होती है। तो इसलिए डरें उस वक्त से जब वक्त बदलेगा, और उतना बोझ डालिए जितना बोझ आपने कल उठाना है, और ये उठाना पड़ेगा बोझ। तो ये बोझ जो है वो ज्यादा हो रहा है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, शेख रुहैल असगर साहब तो बहुत वाज़ेह कह रहे हैं कि इतना बोझ डालें जितना आप खुद भी उस वक्त में बर्दाश्त करें, और वक्त फिर एक जैसा खासतौर में सियासत में नहीं है। शेख साहब से सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहता हूँ कि शेख साहब, इस मुल्क में करप्शन है, ये सारी दुनिया मानती, आप क्यों नहीं रोकी? आपने कानून क्यों नहीं दुरुस्त किए? हम तो आप पे इतना बोझ नहीं, हम तो आप पे और बोझ डालने वाले और उतना ही बोझ सहने वाले। हमने नहीं बख्शना करप्शन के सिलसिले में किसी को भी। हमने इस मुल्क से करप्शन पास करनी है, चाहे वो हमारों में से हो, चाहे वो आप में से हो, चाहे पीपल्स पार्टी वालों। लेकिन नून लीग तो सर बात ये कि हमने चोरों का एहतसाब करके रहना है, और जिस बुरी तरह से आप लोगों ने मुल्क को लूटा है या उस पर अपनी आंखें बंद रखी है, दोनों काम किए हैं आप लोग। नकवी साहब, मैं आपसे ये सवाल कि सिलेक्टेड, वो कह रहे हैं कि नैब का एहतसाब सिलेक्टेड हो रहा है। मेरी बात मुकम्मल करने जी, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ। नहीं, आपका CM कहता था पेट फाड़ के निकलना, क्यों कहता था अगर करप्शन नहीं हो रही? अब क्यों तुम बैठे हुए? अब पार्टनरशिप की आपको, जब आप लोग प्रेशर में आते हैं, आप दोनों चोर पार्टनरशिप कर लेते हैं कि नहीं कि हमने एहतसाब से बचना। ऐसे कोई होता है? ये अब नहीं होने वाला, तारीख बदल चुकी है, और हम और बोझ डालेंगे और बोझ सहने को भी तैयार हैं। जब गलत काम करेंगे नहीं तो डरेंगे उस किस बात से? ये पढ़िए किसी और को दीजिएगा, किसी और जमाने में दीजिएगा, वक्त बदल चुका है। ये जो है हक के साथ खड़े होइए। मैं समझता हूँ तो कह रहे हैं वक्त बदलते हुए भी देर नहीं लगती। नकवी साहब, आप चोरों के साथ ना खड़े हो, अपने आप को क्यों दलील करवा रहे? जो लोग, आप पढ़िए तो वो GI की रिपोर्ट से हासिल जरदारी की आई है, उसके बाद कहिए कि इस मुल्क में ये कम नहीं हुआ। वो तो डॉक्यूमेंटेड है, इसाकदार साहब की तो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है मनी लॉन्ड्रिंग, जिससे वो वादा माफ गवाह बन गए थे जान बचाने के लिए। सही। अच्छा, मैं शेख साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, इस वक्त अपोजिशन की दो बड़ी जमातें, एक जमात के जो लीडर हैं वो इस वक्त मुकदमा भुगत रहे हैं, जो आपके ताहयात कायद हैं वो इस वक्त मुजरिम डिक्लेयर होकर जेल में हैं। दूसरी जमात के जो लीडर हैं उनके लिए भी इस किस्म के खबरें सामने आ रही हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो क्या अपोजिशन के इकट्ठे होने का कुछ मामला आगे आने वाले वक्त में बढ़ेगा? फिर आपकी तो जमात की अब क़यादत भी पाबंद सलासिल। मैं माज़रत के साथ एक बात तो है, किसी ऐसे शख्स को आप अपने प्रोग्राम में लिया कीजिए जो सेंसिबल बातें करे, लॉजिकली बातें करे। सर, हम तो अपोजिशन लीडर्स इन असेंबली को बिठाया हुआ सर, सीनियर। अभी आपने एक बात की है कि हो सकता है, हो सकता है और होने में बड़ा फर्क होता है। आप इस मुल्क में किसी का निकाल दीजिए, अनकाउंटेड फाइल निकाल लीजिए, आप निकालेंगे जब, तो ये जरूरी तो नहीं है कोई फाइल जरूरी आपकी है, वो किसी और भी हो सकता है। जब आपने ये तय कर लिया है कि आपने सियासी जमातों को मिलाइन करना है, और ये मैं आपको एक अर्ज कर दूं, ये जो कुछ भी है ये इस इंस्टीट्यूशन और इस सिस्टम के लिए नुकसानदेह है। ये कोई ये इससे कोई इंस्टीट्यूशन ताकतवर होगा ना, इससे आपका ये जो आपका डेमोक्रेसी ताकतवर होगी। करते जाइए। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्टिव है, कोई आपके पास कोई एविडेंस, तो आपको चाहिए आप उसको कर ले। आपने देखा पहला एक केस था, उसका हाईकोर्ट, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने क्या हाजिर किया। अब दूसरे केस में फिर राना ताहिर को भी ले लें शक। इस तीसरे केस में भी आप देखिएगा, इस तीसरे केस में भी वही कुछ होगा, क्योंकि जो है लोग चाहते हैं प्रोडक्टिव चीज। लोगों को अपने रोजगार की फिक्र है। रोजगार ये नहीं है कि आप रोज नया एक तमाशा लगा देते हैं अदालतों में और उस तमाशे को आप फिर खूब मीडिया पे उछालते हैं। इससे तो काम नहीं चलेगा। आप बेसिक इश्यूज जो है लोगों के, उनको देखिए, आने वाले कल को आप दुरुस्त कीजिए। जब आपका मुल्क जादू में चल रहा हो तो फिर उसके बाद तो अल्लाह ही खैर करेगा। बस आप इसी का इंतजार कीजिए कि मुझे भी आप जादू सिखा दीजिए, मैं भी उस जादू के सिरे में अपना काम सब चला लूं। बस यही हो सकता है। लॉजिकली आपके पास लॉजिक तो है कोई नहीं। सही नहीं, ना ही आपके पास लॉजिक है, ना ही आपके पास कोई एविडेंस है जिससे आप इस मामले को लेके आगे चलेंगे। लिहाजा मैं आपसे ये अर्ज करूँ, दोबारा मैं बड़ी 10 वर्ष आपसे अर्ज करूंगा कि आपने कम से कम, जिस दिन मुझे आप अपने प्रोग्राम में लें, तो कम से कम कोई ऐसी बात जिससे सुनने वालों को, देखने वालों को फायदा पहुंचे, तो क्रिएटिव हो, तो प्रोडक्टिव हो, इसमें लॉजिक हो, उस पर बात किया कीजिए।
इस किस्म के लोगों को आप ला के बिठाएंगे तो उससे फायदा सर, तो नहीं। सर हम तो हमारे लिए आप भी मोहतरम है, फरदौस शमीम नकवी साहब भी मोहतरम है। हम तो दोनों मेहमानों के इसलिए बुलाया कि दोनों अपनी जमातों में एक बड़े जो लीडर हैं वो अपोजिशन लीडर हैं, आप एक सीनियर सियासतदान हैं, साबिक वज़ीर रह चुके हैं, इसलिए हम तो ये चाह रहे थे कि बेहतर गुफ्तगू है। तो मेरा ख्याल है कि ऑडियंस जो है वो अपने अपने मौक़िफ़ में और चीज़ें वो देख भी रही हैं। अच्छा, मैं इस पर कमेंट ज़रूर ले लूँ। राना ताहिर साहब का सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ बैठे। राना साहब, शेख साहब ने अभी बात की, पहला एक फ़ैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको उड़ा दिया, हम दोबारा जा रहे हैं अपील के अंदर। कहते कमज़ोर चीज़ों पर फैसले हुए हैं तो वो तो फिर आगे जाके वो ख़त्म भी हो सकते हैं। और उन्होंने जो बात पहले की शेख साहब ने कि वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती, और पाकिस्तान में सियासत में तो वक्त ऐसे ही बदला है। जी देखिए मुदस्सर, बात यह है कि हर पार्टी को ये हक है कि वो अपना अपना नुक्ता नज़र रखे। जहाँ तक मामलात का ताल्लुक़ है, देखें जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ पनामा JIT की रिपोर्ट पेश हुई थी, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ जरदारी साहब और बाकी क़यादत ने किस तरह शोर मचाया था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा दे दें। अब सारा कुछ साबित हो गया। आपके नोटिस में होंगी वो सारी बातें, किस तरीके से बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी धुआंधार गुफ्तगू की थी जब JIT की रिपोर्ट आई थी मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़। फिर आप देखें कि एहतसाब जो है वो किस तरह का इस मुल्क में होता रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में शहबाज शरीफ साहब जस्टिस मलिक क़य्यूम साहब को टेलीफोन पर क्या कह रहे होते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आसिफ जरदारी साहब को सज़ा सुना दी जाए। तो इसलिए हमें बजाय इसके कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते रहें, तो माजी जो है ना वो बड़ा तल्ख़ है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है ना, इसका ये अमल जो है ना रुकेगा ना रुकना चाहिए। इसमें कोई भी आए, इसमें मुस्लिम लीग नून वाले आए, PTI वाले आए, पीपल्स पार्टी वाले आए। देखें जहाँ तक मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, परवेज़ खटक साहब वज़ीर दिफ़ा हैं, अलीम ख़ान साहब पंजाब में सीनियर वज़ीर हैं, तो दोनों के ख़िलाफ़ नैब की इंक्वायरी चल रही है। नैब KPK की जो परवेज़ खटक साहब के ख़िलाफ़ इंक्वायरी है वो तो आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है और आने वाले कुछ दिनों में उनके ख़िलाफ़ शायद रेफरेंस दायर करने की भी बात हो जाए। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो कोई भी अब इमरान खान साहब को लोगों ने वोट जो है वो इसलिए नहीं दिया कि वो 50 लाख घर बनाएंगे, इसलिए वोट नहीं दिया कि वो 1 करोड़ नौकरियां देंगे। उन्होंने कहा था कि मैं करप्शन को पकड़ूंगा, करप्ट अनासर को पकड़ूंगा, लोगों ने इसलिए उनको वोट दिया। तो अब वो करप्ट अनासर अपोजिशन में हो या उनकी अपनी पार्टी में, ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो उनको पकड़े। राना साहब जी, जो सवाल जहाँ तक ये हो रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान मुस्लिम नून के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बाकी जमातों के लोग पकड़े जा रहे हैं, PTI का बंदा तो गिरफ्तार ही नहीं होता है। अगर उसके खिलाफ कोई मुकदमा है भी तो वो कोई भी हो सकता है। देखें बात यह है मुदस्सर साहब, गिरफ्तार तो मियाँ नवाज शरीफ साहब भी फैसले से पहले नहीं हुए थे, ठीक है। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा भी गिरफ्तार नहीं हुई थी फैसले से पहले। तो इसलिए ये नैब का अपना तरीक़ेकार है, वो क्या करते हैं। लेकिन इस बात में मैं देखें ये अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, इसमें कोई भी मुलव्वस है उसको माफ़ नहीं करना चाहिए। और ये अखलाकी तौर पर बड़ी ज़िम्मेदारी है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पे कि वो वज़ीर दिफ़ा जिनके ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी तफ्तीश के मरहले में दाखिल हो गई, अब रेफरेंस के मरहले में जाने वाली है, तो वो इस हवाले से कोई फ़ैसला करें। उनको कहें कि भाई जब आप अदालत से क्लियर हो जाएंगे आपको दोबारा वज़ीर दिफ़ा बना देंगे, दिफा करने के बाद वज़ीर दिफा रह जाएं। लेना अभी चाहिए अपने केस का दिफा पहले करें, फिर वजारत दिफा को वो संभालें। ये सही बड़ा अहम पॉइंट है। जैसे सवाती साहब का भी मामला हुआ, उन्होंने भी वजारत को छोड़ दिया, तो ये तो आपके वैलिड। बाबर अवान साहब का, बिल्कुल बाबर अवान साहब ने इस्तीफा दे दिया, बड़ी अच्छी बात थी जी। अच्छा, मैं एक जो चीज़ है ये धमकियों के हवाले से जो बात की गई है राना ताहिर साहब के, धमकियों से डराया नहीं जा सकता है। ये नैब जैसा एक मजबूत इदारा, एक बड़ा इदारा जो एक नेशनल, हम इसे कौमी इदारा कहेंगे, वहाँ के चेयरमैन ये कहें कि धमकियों से डराया नहीं जा सकता,
ये धमकाने की ये रविश और ये चीज़ें, ये क्या खबर है, ये क्या बात है? जी देखें मुदस्सर, ये चीज़ें क्या है, आपके सामने है सारी सूरत हाल। आज हमजा शहबाज साहब नैब में पेश होने के बाद जो गुफ्तगू कर रहे थे, बाकी जो जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में प्रोडक्शन आर्डर पर आने के बाद तकरीर की थी, तो ये सारी चीज़ें कोई ढकी छुपी तो नहीं है। अब देखें, जिस पर भी हाथ डाला जाएगा वो धमकी अमेज लहजा अपनाएगा। अब ये चाहते क्या हैं? ये चाहते हैं कि भाई इस तरह का एहतसाब हो जैसे उनके दौर में खुर्शीद शाह साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे, तो पीपल्स पार्टी सर अभी भी तो फिर शहबाज शरीफ साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है ना, मामला तो वही है। वो देखे ना, शहबाज शरीफ साहब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनने के बाद सबसे पहले किन को बुलाने की बात की? FIA और नैब को। यानी बात यह है कि आप किस तरफ आप आराम से बैठकर एहतसाब का, अगर आपका दामन साफ है तो घबराने की क्या ज़रूरत है, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी में। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। जब तक ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट में, और मैं समझता हूँ ये मौजूदा चेयरमैन नैब जो है ना मुदस्सर, जस्टिस जावेद इकबाल, ये आज जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो बड़ी मानी खेज है, और मैं समझता हूँ उन्हें ना हुकूमत से घबराने की ज़रूरत है ना अपोजिशन से घबराने की ज़रूरत है। ये सिर्फ अपोजिशन की तरफ से दबाव नहीं होगा, उनकी हुकूमत की तरफ से भी के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद करती है अपोजिशन के। मुलाकातें वज़ीर आज़म के साथ हो रही हैं और उसके बाद कुछ ना कुछ हो जाता है। नहीं, वज़ीर आज़म के साथ उनकी एक ही मुलाकात हुई थी। देखें, वो एक इदारे के सरबरा हैं। चलेंगे, ये बड़ा आम पॉइंट अब देख रहे हैं कि जो उन्होंने आदा किया और वादा किया है कि अपनी कारकर्दगी से जो है वो प्रोपेगेंडे का मुकाबला करेंगे। चेयरमैन नैब जो बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी कौम भी ये चाहती है कि यकीनी तौर पर करप्शन के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया राना ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। जैसे मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।